अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बैकग्राउंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने लास्ट वीडियो में एंड पे कहा था कि जो क्वालिटेटिव होता है एनालिसिस होते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं वो हम परफॉर्म करते हैं थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो spectroscopy is a powerful tool spectroscopy is a powerful tool for qualitative and quantitative analysis. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करते हैं। ठीक, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेन होती क्या है? जो वर्ड आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं हमारे पास? एक तो मैटर है, मैटर प्लस ईएमआर। मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का आपस में इंटरेक्शन, ये कहलाता है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंटरेक्शंस ऑफ matter with the electromagnetic radiation is called spectroscopy। उसमें आगे एब्जॉर्प्शन भी होती है, एमिशन भी होती है, स्कैटरिंग भी होती है। तीनों तरह के मैकेनिज्म हम आगे इसी लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मेन अगर मैं इसकी कंपैक्ट डेफिनेशन लिखूं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तो वो और होती है कि वो होती क्या हमारे पास measurement of the amount of radiations absorbed or emitted or scattered by a substance at any wavelength is called spectroscopy. स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? इट्स द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेडिएशंस एब्जॉर्ब। कोई भी अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, चाहे वो एब्जॉर्ब हो, एमिटेड हो या फिर वो स्कैटर्ड हो, ये तीनों डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एमिशन एंड स्कैटरिंग बाय अ सब्सटेंस। किसी भी मैटर के जरिए अगर कोई मैटर का एक पीस है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इमिट करता है या स्कैटर करता है, और कोई भी वेवलेंथ हो, चाहे वो जो भी विजिबल है, वो रेडियो वेव है या वो आईआर है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, जो भी एट एनी वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो फर्स्ट हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वेंट हुई थी वो 1859 में। फर्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोप थी इन 1859 में टू साइंटिस्ट थे, गॉस्टव रॉबर्ट किरचॉफ एंड विल्हेम बंसन। इन्होंने आपके पास प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप सबसे पहले बनाया।
ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप 1859 में बनाई। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या, हमने पढ़ लिया कि इसमें एब्जॉर्प्शन, एमिशन, स्कैटरिंग किसी भी सब्सटेंस की वेवलेंथ पे हो, ठीक है। इसी हिसाब से फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को तीन अलग-अलग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। वो कौन कौन सी तीन क्लासिफिकेशन है, इसी के लिहाज से हम तीन क्लासिफिकेशन कर देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी जिसमें रेडिएशन क्या हो, एब्जॉर्ब होती हूं, उसको उस हिसाब से फिर हमने नाम रख दिया क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा हमने एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड वन इज स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने मजीद आगे फर्दर तीन में क्लासिफाई कर दिया। एक आपके पास हो गई जी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक आपके पास आईआर हो गया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक आपके पास हो गया जी एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हमने फर्दर आगे मजीद दो क्लासिफिकेशन इसकी कर दी। एक सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, and second one is fluorescence emission spectroscopy. Fluorescence emission spectroscopy. ठीक है। फ्लोरेसेंस और एमिशन सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास आगे फिर इसकी दो हमें कहते हैं, एक फ्लेम फोटोमीटर, एक फ्लेम फोटोमीटर एंड सेकंड वन इज आईसीपी। ये भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है। उसके बाद फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को मजीद हमने आगे दो में क्लासिफाई कर दिया। एक हमारे पास आ गया जी फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सादा फ्लोरेसेंस spectroscopy, and second one is X-ray fluorescence, X-ray fluorescence spectroscopy. स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको हमने दो में क्लासिफाई किया। एक आपके पास आ गई ये रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड सेकंड वन इज एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो टेक्निक होती है वो भी आपके पास स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक टाइप है। अब हमने यहां तक इसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने कहा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो दोनों में क्वालिटेटिव एनालिसिस में और क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, ये मेजरमेंट है। मेन जो हम एक सादा सा कंसेप्ट लेते हैं कि मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इंटरेक्शन है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देखते हैं, और बाकी देखते भी नहीं है। लेकिन इसकी जो पेट डेफिनेशन वो ये है कि मेजरमेंट ऑफ द amount of the radiation absorbed, emitted, scattered by a substance at any wavelength is called spectroscopy. जो फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोप थी वो दो साइंटिस्ट थे, गॉस्टव रॉबर्ट किर्चॉफ एंड विल्हेम बंसन। इन्होंने आपके पास
स्पेक्ट्रोस्कोप आपके पास बनाई, ये पहली स्पेक्ट्रोस्कोप थी। उसके बाद फिर डेफिनेशन के हिसाब से फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेन तीन क्लासिफिकेशंस इसकी कर दी। पहली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकंड वन इज एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड थर्ड वन इज स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फर्दर 3 में ले गए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर हम 2 में ले गए, सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फर्दर हमने 2 क्लासिफाई कर दिया, एक फ्लेम फोटोमीटर एंड सेकंड वन इज आईसीपी। उसके बाद फ्लोरेसेंस एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई सादा, और एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मजीद इसकी 2 आ गई। उसके बाद स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास 2 है, एक रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी जो बड़ी नोन है, और सेकंड वन इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये दोनों स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही टाइप्स हैं। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब हम ईएमआर के बारे में पढ़ेंगे इसी लेक्चर में फुल डिटेल के साथ कि ईएमआर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। EMR, electromagnetic radiation। EMR, electromagnetic radiation, electromagnetic radiations। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो कि दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस। डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी that is transmitted through space with the velocity (3 multiplied 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं कि ये फॉर्म होती है रेडिएंट एनर्जी की दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेस या जो वैक्यूम है विद द वेलोसिटी ऑफ 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब ये जो लाइट की स्पीड है ये आपके पास चाहे कोई भी वेवलेंथ हो, चाहे यूवी विजिबल की वेवलेंथ हो यानी यूवी है तो 200 से 400 नैनोमीटर है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती हैं, या विजिबल है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। अब वेवलेंथ कोई भी हो उसकी जो स्पीड है वो 3 multiplied 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है। लेकिन स्पीड चेंज होती है, वो कब चेंज होती है? वो जब मीडियम चेंज हो जाए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑल द वेवलेंथ, ये नोट है एक कि चाहे कोई भी वेवलेंथ हो उनकी स्पीड उनकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, जो कि ये है वेलोसिटी ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स हैव सेम वेलोसिटी इन द सेम मीडियम। जब तक मीडियम सेम रहेगा तब तक उनकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, बट वेरीज विद द मीडियम। जैसे ही मीडियम चेंज होगा वैसे उनकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है
तो मीडियम पे जो एक चीज होती है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेन ये फिजिक्स का टॉपिक है, जस्ट मैंने बताना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मीडियम के अंदर कोई अगर मीडियम हम चेंज करें तो वेलोसिटी भी वेवलेंथ की चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस, इट इज द रेशियो of velocity of radiations in vacuum divided by velocity of radiations in medium, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, वो वाटर है, वो एयर है, कोई भी हो सकता है। हर सबस्टांस के रिफ्रैक्टिव एन की वैल्यू, एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, एन की वैल्यू हर सबस्टांस हर एनी मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू और होगी, एयर के लिए और होगी, डिफरेंट चीजों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, जब वैल्यू एन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द रेडिएशंस, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय विद द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकती है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती क्या है, इनके बारे में मजीद जानने के लिए एक थ्योरी आई, उसको हम कहते हैं वेव थ्योरी, उसको पढ़ते हैं। वेव थ्योरी क्या कहती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करती है, वेव थ्योरी ऑफ EMR, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहती है जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये आपके पास ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, कि पहला इसका जो पॉइंट था ये कहती थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं EMR ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, लाइक दिस, जैसे ये एक वेव। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल कर रही होती हैं। ओके, सेकंड वन इज कि जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं इनमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है, these waves consist of oscillating magnetic and electric fields perpendicular to each other. These waves have oscillating electric and magnetic fields perpendicular to each other and are in phase ओके। अब ये फॉर एग्जांपल एक तीन एक्सिस होते हैं, हमें पता है, एक एक्स एक्स होता है, वाई एक्सिस, एंड जी एक्सिस। तो जो वेव है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इधर ड्रा करते हैं,
ये वो कहता है कि ये अब ऐसे हैं, जैसे ये आपके पास अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट ट्रेवल कर रहा है तो ये उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है 90 के एंगल पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये एक 90 के एंगल पे ट्रेवल कर रहे हैं, यानी ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, नीचे आपके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। जैसे जैसे ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसी तरह इनके सामने सामने बिल्कुल ये अगर ये एंगल देखें तो ये भी 90 का एंगल बनता है, और इस 90 के एंगल पे आपकी वेव प्रोपोगेट करती है, ट्रेवल करती है। तो तीनों चीजें इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ये तीनों 90 के एंगल पे होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली जो मैंने फील्ड की है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और यहां पे जो ये है ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये these waves are oscillating electric and magnetic field perpendicular to each other, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहे होते हैं ऊपर नीचे और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड आर इन फेज। इन फेज होने का क्या मतलब है, अगर एक का क्रस्ट है तो दूसरे का भी क्रस्ट है, एक का ट्रफ है तो दूसरे का भी ट्रफ है, यानी अगर एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता हुआ ऊपर गया ऐसे, उसने कर्व बनाई है, इसी तरह जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर परपेंडिकुलर वो भी ऐसे कर्व बना रहा होगा। ये इन फेज का मतलब है कि दोनों अगर एक दोनों के क्रस्ट होंगे, दोनों के ट्रफ होंगे, दोनों के क्रस्ट होंगे, दोनों के ट्रफ होंगे, इस तरह बात है। आगे कुछ है पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, वो देखते हैं। यहां तक क्लियर? Parameters of electromagnetic radiation. Parameter of EMR. EMR को एक्सप्लेन करने के लिए 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी, third one is wave number, and fourth one is energy. इन 4 पैरामीटर्स के जरिए हम किसी भी वेवलेंथ के बारे में जान सकते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका वेव नंबर कितना है, यानी कैरेक्टराइजेशन कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम रेडियो वेव कह सकते हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम यूवी विजिबल कह सकते हैं, वो हम इन 4 पैरामीटर्स को देखते हैं। अगर किसी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ये तो वो डेफिनेटली वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे ज्यादा थी, तो अब हम उसको रेडियो वेव कहते हैं, ठीक है। तो इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वेवलेंथ। क्या होती है वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस between two adjacent crusts or troughs is called wavelength। यानी अगर किसी भी वेव के 2 एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं जनाब अली? वेवलेंथ कहते हैं।
जैसे कि फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये एक हमारे पास वेव है, अब ये ऊपर वाला इसको हम कहते हैं जी क्रस्ट, और नीचे वाले को हम कहते हैं ट्रफ, और ये भी क्रस्ट, इधर आगे गया तो वो नीचे ट्रफ हो जाए, ऐसे वेव चलती है क्रस्ट ट्रफ। ओके, अब इन दो क्रस्ट के दरमियानी फासला, ये क्रस्ट है और ये वाला क्रस्ट है, इनके ये वाले दरमियानी फासले को हम कहते हैं जी, इनका जो दरमियानी फासला इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। टू एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसी तरह अगर हम ट्रफ के बारे में लिखते हैं तो दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियानी फासले को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ के जो यूनिट्स हैं, वेवलेंथ को हम मीटर में भी लिखते हैं, नैनोमीटर में भी लिखते हैं, माइक्रोमीटर में भी लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम में भी लिखते हैं। तो ये सारे यूनिट्स में हम वेवलेंथ को लिखते हैं। तो इनके जो 1 मीटर है ये इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, एंड 10⁻⁶ माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर एंड 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, अगर हम किसी में भी लिखना चाहें, हम इन चारों में से किसी में भी वेवलेंथ का यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम नैनोमीटर में यूज करते हैं या एंगस्ट्रॉम में। ज्यादा हम नैनोमीटर में, जो भी आगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, एनएमआर में, जो भी विजिबल में, सब में नैनोमीटर में वेवलेंथ को डिस्कस करेंगे। आई होप वेवलेंथ क्लियर हो गया होगा। अगला जो हमारा पैरामीटर वो कौन सा है? वो है फ्रीक्वेंसी। So let's discuss frequency. Second one parameter is frequency. Frequency क्या होती है आपके पास? The number of waves passing through a fixed point. ठीक है? The number of waves passing through a fixed point in a unit time. किसी भी यूनिट टाइम के अंदर एक फिक्स पॉइंट में से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, मैंने एक यहां आगे स्लिटर लगा दी हुई है, स्लिट। अब मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में इस स्लिट में से कितनी वेव्स पास कर जाती है। हमें पता है वेव क्या होती है? वेवलेंथ, यानी एक पूरी वेवलेंथ यहां से यहां तक, ये एक वेव है, ये एक वेवलेंथ। ठीक है, इतनी 1 सेकंड के अंदर इस स्लिट में से कितनी वेवलेंथ आपके पास क्रॉस हो जाती है, गुजर जाती है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और सॉरी, वेवलेंथ का हमने फार्मूला लिखना था। वेवलेंथ का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन ये लिख लें, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम है, और अगर किसी वेव की वेवलेंथ कम है तो उसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये एक वेव है और एक और वेव इधर ये है। अब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। और नीचे जो सेकंड वेव है, इसकी वेवलेंथ क्या है? कम है। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट, उसकी एनर्जी ज्यादा।
जैसे आपके पास कॉस्मिक रेज हैं, एक्स रेज हैं, उनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बड़ी होती है, इस वजह से उनकी एनर्जी भी कम होती है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है। अब फ्रीक्वेंसी की देख लें। अब डेफिनेटली जिस वेवलेंथ अगर बड़ी है, अगर एक वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ है, वो इस पॉइंट में से 1 सेकंड में जी 5 गुजर रही है, और अगर यही मैं छोटी वेवलेंथ वाली कोई वेव ले लेता हूं तो ये तो 1 सेकंड में 10 गुजर जाएंगी। तो छोटी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, और बड़ी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन बन गया, तो एनर्जी का इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन बन गया। ये हम फ्रीक्वेंसी को ऐसे शो करते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। मैंने कहा ना जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली है, इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, तो इस पॉइंट में से ये ज्यादा गुजर जाएंगी 1 सेकंड में। अगर ये 10 गुजरती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है शॉर्ट वेवलेंथ वाली की, और बड़े वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। अब इन दोनों में से बताओ फ्रीक्वेंसी के लिहाज से किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो बड़ी वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, छोटी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो बड़ी वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो कम होती है, और जो छोटी वेवलेंथ है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से भी देख लो, बड़ी वेवलेंथ की वेवलेंथ बड़ी होती है, उसकी एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह फिर थर्ड वन हमारे पास आ जाती है कि फ्रीक्वेंसी को हम इसके जो यूनिट्स हैं एनर्जी भी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट्स है वो हर्ट्ज है, और साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, यानी सेकंड के अंदर कितने साइकिल आप वेव पास कर देते हैं, ये इसके 2 यूनिट्स हैं। वेव नंबर क्या होता है, थर्ड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वेव नंबर। तो वेव नंबर द नंबर ऑफ वेव्स present in a unit distance, the number of waves present in a unit length, present in a unit length is called wave number. वेव नंबर किसी भी यूनिट लेंथ चाहे 1 मीटर है, उस 1 मीटर में कितनी वेवलेंथ प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, उसके अंदर 5 वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो ये उस वेव का वेव नंबर होगा। ठीक है, यानी एक यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ वेव्स जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। और वेव नंबर जो इसका एनर्जी के साथ जो रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, और 1/λ को ही हम कहते हैं वेव नंबर। वी बार ऊपर लिख देते हैं, ये वेव नंबर। ठीक है, 1/λ, या ये आपके पास ये वेव नंबर की अलामत है, वी के ऊपर बार डाल दें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो पैरामीटर वो हमारे पास है कि एनर्जी, और वेव नंबर का जो यूनिट है वो पर मीटर भी लिखते हैं, पर सेंटीमीटर भी, ज्यादातर हम सेंटीमीटर में वेव नंबर को लिखते हैं, तो इसको हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे आगे फर्दर टेक्निक्स के अंदर भी। उसके बाद जो आपके पास फोर्थ पैरामीटर है एनर्जी का, किसी भी वेव लेंथ की एनर्जी कितनी होगी, ये फोर्थ पैरामीटर डिसाइड करेगा एनर्जी। फोर्थ वन इज एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो कैरेक्टराइजेशन हम करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी करते हैं। किसी वेव की एनर्जी ज्यादा तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉस्मिक रेज है, ये एक्स रेज है, और किसी वेव की एनर्जी जितनी कम उसको हम कहते हैं ये माइक्रोवेव है, ये रेडियो वेव है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी EMR कैन बी कैरेक्टराइज्ड
by the amount of energy possessed by photons. By the amount of energy possessed by photons. किसी भी फोटॉन की कितनी एनर्जी होगी, वो जो वेवलेंथ आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें पता है, और वो सच जो वेव थ्योरी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, हमने जो पीछे पढ़ी है अभी इसी वीडियो में, उसमें एक थर्ड पोस्टुलेट आपने लिखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूअल नेचर। इसकी क्या होती है जी, वो आपने थर्ड पोस्टुलेट लिखना है कि EMR हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर जो डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट दिया था डुअल नेचर का, हमें पता है कि आपके पास जो वेव होती है वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है और एज अ वेव भी बिहेव करती है। पार्टिकल जो है डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, उनको हम कहते हैं कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेव है, तो ये एक वेव छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनी है। ठीक है, तो इन पैकेट्स एक डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, इस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन। तो किसी वेव को कैरेक्टराइज हम इस तरीके से करते हैं कि किसी वेव के अंदर कितनी एनर्जी का फोटॉन है। ठीक है, तो ये दो तरीके, हर जो वेवलेंथ है, फॉर एग्जांपल मैं एक यूवी विजिबल लाइट लेता हूं, उसकी वेवलेंथ और होगी, और उसके एक वेवलेंथ फॉर एग्जांपल विजिबल है ना 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, 200 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल ये 200 नैनोमीटर, इसमें जो ऑल फोटॉन्स होंगे, सारे के सारे फोटॉन्स होंगे, उनकी एनर्जी सेम होगी। इसी तरह अगर मैं 400 नैनोमीटर ले लेता हूं वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी और उसमें जो फोटॉन्स होंगे उनकी भी एनर्जी सेम होगी आपस में। लेकिन 200 नैनोमीटर वाली वेव की और 400 नैनोमीटर वाले वेव की जो फोटॉन्स हैं उनकी आपस में एनर्जी सेम नहीं होगी। 200 वाले फोटॉन्स की एनर्जी डेफिनेटली आपके पास ज्यादा होगी, और 400 वेवलेंथ वाला जो आपके पास है वेव, उनमें जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो एनर्जी हम करते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, और एक फोटॉन की एनर्जी, उनको जो मल्टीपल आता है वो हमारी टोटल एनर्जी, यानी हमारे पास एनर्जी इज अ मल्टीपल ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, वो हम क्या कहते हैं जी, वो उस EMR की एनर्जी, और उस EMR की एनर्जी से फिर हम कैरेक्टराइज करते हैं कि ये हमारी यूवी लाइट है, ये विजिबल लाइट है, ये माइक्रोवेव है, या जोन सी भी है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय फोटॉन्स, उस हिसाब से फिर हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं। और एनर्जी का जो रिलेशन बनता है, ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट, H/c/V, ये मेन रिलेशन है एनर्जी का। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल इसका जो वैल्यू है, और C हमें पता है वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकेंड, और वेव नंबर फिर हम निकाल लेते हैं। इसको फिर हम एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू hc/λ, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, ये भी वही चीज है, hc/λ भी 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो आज का EMR का हमारा टॉपिक हो गया जी एंड। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर लेवल्स पढ़ेंगे और कुछ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। हम रेडिएशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कौन कौन सी टाइप्स में कैरेक्टराइज करते हैं, वो सारी कैरेक्टराइजेशन, उस कैरेक्टराइजेशन को एक हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कि किस वेवलेंथ की कितनी एनर्जी है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और उसका नाम क्या है, और वो कहाँ पे यूज हो रही है, वो IR में यूज हो रही है, वो यूवी विजिबल में यूज हो रही है, कौन सी रेडिएशंस। तो वो हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिटेल के साथ पढ़ेंगे।